इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि समास किससे कहते हैं और समास के कितने भेद होता है और उन भेदों का परिभाषा भी सीखने वाले हैं। देखिए, समास हिंदी व्याकरण का एक कठिन टॉपिक है और यह टॉपिक इतना कठिन होता है कि इस तरह से पढ़ने पर तो आधा समझ में ही नहीं आता है और किताब में भी पढ़ने पर कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन अच्छे तरह से नहीं समझ में आता है। देखिए, इससे पहले आप चाहे समास पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप समास के बारे में बहुत ही अच्छे से जान जाएंगे और न केवल जानेंगे बल्कि देखते ही बता देंगे कि इस शब्द में कौन सा समास है। कहने का मतलब कि इस वीडियो में इस तरह से इसको बताया गया है, इतना आसान तरीका से बताया गया है कि एक बच्चा भी यदि इस वीडियो को देखेगा तो वो भी समास के बारे में अच्छे से जान जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समास के परिभाषा को जान लेते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा मात्र एक लाइन में होता है और यह बहुत ही आसान है। इसका परिभाषा यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों को, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि समास में आपस में शब्द मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तो आपस में शब्द मिलते हैं। तो समास का परिभाषा यही होता है कि दो या दो से अधिक आपस में जब शब्द मिलते हैं तो उनसे मिलने के बाद जो शब्द बनता है सार्थक शब्द बनना चाहिए। सार्थक से कहने का मतलब कि वैसा शब्द बनना चाहिए जिसका कोई सही अर्थ हो। इस प्रकार से जो शब्द बनता है ना, उसे ही समास कहते हैं। ठीक, तो इसका परिभाषा आप सभी लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम यह समझते हैं कि समास के कितने भेद होता है या यह कितने प्रकार के होता है। तो देखिए, समास के मुख्य रूप से 6 भेद होता है। कितना भेद होता है? तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद होता है या समास जो होता है मुख्य रूप से 6 प्रकार के होता है। अब हम एक एक करके इन सभी प्रकार को समझते हैं। तो देखिए, इसको समझने से पहले एक बात जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं 1 नंबर में लिखा हूँ द्वंद्व समास, 2 नंबर में लिखा हूँ द्विगु समास। तो आप यह मत समझिएगा कि 1 नंबर में द्वंद्व समास आता है और 2 नंबर में द्विगु समास आता है। देखिए, यह आगे पीछे भी हो सकता है, किताब में आपको आगे पीछे भी मिल सकता है। कहने का मतलब कि 1 नंबर में मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ द्वंद्व समास, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 1 नंबर में इसके 6 भेद में से कुछ भी हो सकता है। तो यह मत सोचिएगा कि 1 नंबर में यह है तो हमेशा यही रहेगा। यहाँ पर आपको मुख्य रूप से यह ध्यान देना है कि इसको हम किस तरह से अच्छे से समझ जाए। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से जो मतलब रखना है वह इससे रखना है कि इससे हम किस तरह से अच्छे से समझ जाए। ठीक, तो आपको केवल समझने से मतलब रखना है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जानते हैं इसको मैं 1 नंबर में क्यों रखा हूँ? क्योंकि यह बहुत ही आसान है। तो जो जो आसान है उसको हम पहले सीख लेते हैं, उसके बाद जो कठिन होगा उसको हम बाद में सीखेंगे। तो देखिए, इसका परिभाषा यह है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। इसमें ऐसा शब्द आता है ना कि जो दोनों देखने में लगता है ना कि कोई किसी से कम नहीं है। और इसमें जानते हैं इसका और मुख्य पहचान क्या है? देखिए, इसमें ना एक विपरीत शब्द आ जाता है। जैसे कि मार का उल्टा क्या होगा? इसका विपरीत क्या होगा? पीठ। अन्न का उल्टा क्या होगा? जल। इसी तरह से दिन का उल्टा क्या होगा? रात। तो इस तरह से भी इसमें शब्द आता है। तो इसका परिभाषा तो बहुत ही आसान हुआ। इसका परिभाषा यह हो गया कि जिस समास में दोनों पद, पद का मतलब होता है शब्द, तो जिस समास में दोनों शब्द प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें ऐसा लगेगा ना कि दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो इस तरह से आपको शब्द मिलेगा तो समझ जाइएगा कि कौन सा समास है। तो यह है द्वंद्व समास। ठीक है, अब हम समझते हैं कि द्विगु समास किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है। इसका परिभाषा क्या है कि जिस समास का पहला शब्द, इसमें हमें मुख्य रूप से समास का पहला शब्द पर ध्यान देना है। तो जिस समास का पहला शब्द संख्या को बताता हो, किसको बताता हो? तो संख्या को बताता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर क्या है? पंच पात्र। यहाँ पर पंच क्या है? पंच से क्या मालूम चलता है? पंच से 5 मालूम चलता है, संख्या को बताता है ना। अगला है त्रिभुवन। तो यहाँ पर देखिए, त्रि से क्या मालूम चलता है? 3। उसी तरह से यहाँ पर है क्या? तो यहाँ पर है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज से क्या मालूम चलता है? 4।
त्रिभुज रहेगा, तो त्रि मीन्स 3। तो इस तरह से रहेगा समास, जिसके पहले शब्द से किसी संख्या के बारे में मालूम चले तो उसे आप समझ जाइएगा कि कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। अगला है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा जानने से पहले इसमें देखिए, इसके परिभाषा में 2 शब्द हैं, एक है विशेषण और एक है विशेष्य। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। तो देखिए, विशेषण आप लोग पढ़े होंगे कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि राम अच्छा है, तो यहाँ पर जो अच्छा हुआ ना, यही तो हुआ विशेषण। कहने का मतलब कि जो किसी की विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे ही विशेष्य कहते हैं। जैसे कि राम अच्छा है, तो यहाँ पर अच्छा हो गया विशेषण, और किसकी विशेषता बता रहा है, यह राम की विशेषता बता रहा है ना, तो राम हो गया विशेष्य। तो अब कर्मधारय समास के परिभाषा को समझिए। इसका परिभाषा यह कहता है कि जिस समास में एक पद या शब्द विशेषण होता है तथा दूसरा विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका मुख्य पहचान क्या है, इसमें एक शब्द जो रहेगा वह रहेगा विशेषण और इसी में विशेष्य भी रहेगा। जैसे कि इसके उदाहरण को समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, महादेव। महादेव का मतलब क्या होता है, जो देवताओं में महान है। ठीक, तो जो यह शब्द है महादेव, यह क्या बता रहा है, तो यह विशेषता बता रहा है और उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है जो देवताओं में महान है। और महादेव किसे कहते हैं, तो भगवान शंकर को महादेव कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला शब्द है महात्मा, यानी कि महान आत्मा। जो महान आत्मा है यह भी आपको क्या बता रहा है, यह भी आपको विशेषता बता रहा है। जो महान आत्मा है उसे ही महात्मा कहेंगे। उसके बाद अगला शब्द है आम्र वृक्ष। यह भी क्या बता रहा है, तो यह भी विशेषता बता रहा है। और यह किसकी विशेषता बता रहा है, तो एक वृक्ष की विशेषता बता रहा है कि यह जो वृक्ष है यह आम की वृक्ष है। ठीक, तो इस प्रकार का जो समास रहता है जो किसी की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसके बाद अगला समास है बहुव्रीहि समास। देखिए, यह समास भी बहुत ही आसान ही है। इसका परिभाषा केवल थोड़ा सा बड़ा है। इसका परिभाषा यह है कि जिस समास का कोई भी पद, पद से मतलब शब्द, जिस समास का कोई भी पद या शब्द प्रधान नहीं होता है बल्कि अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस प्रकार के समास जो होता है ना, मुख्य रूप से किसी न किसी शब्द का पर्यायवाची होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, दशानन है। दशानन किसे कहते हैं, या यह किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यह है रावण का पर्यायवाची शब्द। उसी तरह से है लंबोदर, तो यह किसका पर्यायवाची शब्द है, यह है गणेश भगवान का। पंकज किसको कहते हैं, तो कमल के फूल को पंकज कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर क्या है, यह है कि एक तो यह रहता है जो अधिकांश पर्यायवाची शब्द रहता है, जैसे कि यह सब हो गया। लेकिन इसका परिभाषा यह कह रहा है कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब जरा इसके परिभाषा को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, यह कह क्या रहा है कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर है दशानन, यानी कि 10, और आनन यानी कि जिसका 10 मुख है, ठीक, उसे दशानन कहेंगे। यहाँ पर देखिए 10 भी प्रधान नहीं है और आनन माने कि मुख भी प्रधान नहीं है। यह किसको बता रहा है, दोनों मिलकर। यहाँ पर कोई और ही शब्द प्रधान बन रहा है और वह बन रहा है रावण। ठीक, तो इस प्रकार का जो समास रहता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि उसमें कोई अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला है लंबोदर। लंबा और उदर माने कि जिसका लंबा है और उदर माने पेट। तो यहाँ पर लंबा शब्द भी प्रधान नहीं है और पेट शब्द भी प्रधान नहीं है। कौन प्रधान बन रहा है, तो यह दोनों मिलकर गणेश भगवान को बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पर गणेश शब्द जो है यह प्रधान बन रहा है। तो इस प्रकार के समास को बहुव्रीहि समास कहेंगे। अगला समास है अव्ययी भाव समास। तो देखिए, इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है। इसका परिभाषा यह है कि जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं
और इस समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि इस समास का जो पहला पद होता है वह प्रति से शुरू होता है, यथा से शुरू होता है, आ से शुरू होता है। मुख्य रूप से इन्हीं तीनों शब्दों से शुरू होता है अवयवी भाव समास। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हो गया यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण। ठीक, तो इस प्रकार का जो शब्द रहेगा उसे हम अवयवी भाव समास कहेंगे। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इस समास का पहला पद जो रहेगा यह प्रति से शुरू होगा, यथा से शुरू होगा या फिर आ से शुरू होगा। इन्हीं तीनों शब्दों से अधिकांश इसके शब्द शुरू होते हैं। समास के अंतिम भेद है यहाँ पर तत्पुरुष समास। तो देखिए इसका भी परिभाषा मात्र एक लाइन में है। किताब में इसका परिभाषा देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आए। देखिए इसका परिभाषा केवल इतना ही है कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब इसके समास को आप विग्रह करेंगे ना, कहने का मतलब कि इसके समास के शब्द को आप तोड़ेंगे तो इसके बीच में कारक शब्द आएगा, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब आप पढ़े होंगे ना, का, के, की, से, में, पय, पर, के लिए, यह सब पढ़े होंगे ना। तो इसके समास को विग्रह करने पर, कहने का मतलब कि इसके समास के शब्द को तोड़ने पर यही सब शब्द आता है। ठीक, तो इस प्रकार के यदि शब्द आएगा तो आप समझ जाइएगा कि यह तत्पुरुष समास है। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, दानवीर यानी कि जो दान में वीर हैं, दानवीर, स्वर्गवास, स्वर्ग का वासी हो। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वह कौन सा समास होते हैं? तो इस तरह के शब्द तत्पुरुष समास होते हैं। और इसका परिभाषा भी बहुत ही आसान है कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इस समास के विग्रह करने पर इसके बीच में का, के, की, में, पय, पर, से, के लिए यह सब शब्द जो है यह आता है।